नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कोल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग वंशस्थ छंद का लक्षण और उसके उदाहरणों को जानेंगे। इसके पूर्व हम लोग छंद का सामान्य अध्ययन कर चुके हैं, जिसके रूप में छंद शब्द की व्युत्पत्ति, छंद का अन्य नाम, छंद शास्त्रीय ग्रंथ, छंद के प्रकार जिसमें वार्णिक और मात्रिक छंद को देख चुके हैं, तथा छंद के अंग स्वरूप चरण, वर्ण, मात्रा, गति, यति और गण आदि को भी जान चुके हैं। यहाँ हम लोग छंद के अंग के रूप में चरण आदि को पुनः एक बार संक्षेप में अध्ययन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले चरण को देखते हैं। वर्णों के एक निश्चित परिमाण को ही चरण कहते हैं। उस चरण में वर्णों का क्रम क्या होगा, वर्णों की संख्या क्या होगी, इसका निश्चय उस छंद विशेष के अनुसार ही होता है जिस छंद का वह चरण होता है, जिस छंद का वह भाग होता है। चरण का अन्य नाम पाद भी है और भाग भी है। किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं मेघदूत के मंगलाचरण को। इसमें कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यह प्रथम चरण है। सापे नास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः, यह द्वितीय चरण है। यच्छश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यह तृतीय चरण है। तथा स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेषु, यह चतुर्थ चरण है। अब हम लोग वर्ण को देखते हैं। मुख से उच्चरित किसी भी ध्वनि को जब किसी चिन्ह के द्वारा अंकित कर दिया जाता है, चिन्हित कर दिया जाता है, तब उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे मुख से उच्चरित एक ध्वनि है अ, उ, ए, इन सभी को जब किसी चिन्ह के द्वारा अंकित कर दिया जाता है तो वही वर्ण है। और इनके उच्चारण में लगे हुए समय के आधार पर इनको ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि कहा जाता है। लेकिन छंद में 2 ही प्रकार के वर्ण होते हैं, एक ह्रस्व, एक दीर्घ। ह्रस्व वर्ण में आते हैं ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री, ह्रस्व ली, अर्थात अ, ई, उ, री, री, ये सभी ह्रस्व हैं। और छंद की भाषा में ह्रस्व वर्ण को लघु कहा जाता है, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है, जिसका प्रतीक या चिन्ह बोलेंगे, वह विराम है या एक खड़ी लाइन, उसको संकेत करने के लिए ह्रस्व वर्ण को लघु कहते हैं। एक विराम के द्वारा उसको चिन्हित करते हैं, खड़ी लाइन के द्वारा। अब देखते हैं दीर्घ वर्ण को। छंद की भाषा में दीर्घ वर्ण को गुरु कहते हैं, जिसका चिन्ह या जिसको दर्शाने के लिए प्रतीक के रूप में एस के आकार का उसका चिन्ह होता है, अर्थात खंडाकार अ के अनुसार के आकार का होता है। अब ये देखेंगे कि छंद में कौन कौन से वर्णों को दीर्घ माना गया है। तो ह्रस्व वर्ण अ, ई, उ, री, री, इन सभी को छोड़कर सभी को दीर्घ माना गया है। जैसे आ, ई, उ, री, दीर्घ री का तो होता ही नहीं है। उसके बाद ए, आई, ओ, औ, उसके बाद अनुस्वार, विसर्ग, इन सभी को दीर्घ माना गया है। अब 2 परिस्थितियों में और भी दीर्घ माना जाता है छंद में। प्रथम में यह कि यदि कोई शब्द है और उस शब्द के पूर्व वर्ण ह्रस्व है और उसके बाद कोई हल वर्ण है, अर्थात कोई संयुक्त वर्ण है, तब पूर्व का वर्ण ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ हो जाता है, अर्थात गुरु हो जाता है। जैसे इसके पहले बता चुके हैं, कर्म में क में अ है, यानी ह्रस्व अ है, ह्रस्व वर्ण है, लेकिन उसके बाद आधा र है, यानी हल र है। इसके कारण आगे र रहने के कारण, आधा र रहने के कारण पूर्व में ह्रस्व अ होते हुए भी उस ह्रस्व अ की गणना ह्रस्व या लघु वर्ण में नहीं होकर दीर्घ में होती है, अर्थात उसको गुरु माना जाता है। दूसरी स्थिति यह है कि जब भी किसी छंद का अंतिम वर्ण यदि ह्रस्व हो जाए और उस छंद के लक्षण के अनुसार वहां गुरु होना चाहिए, तब विकल्प से वहां पर उस ह्रस्व वर्ण को भी गुरु मान लिया जाता है। जैसे मेघदूत
के मंगलाचरण को देखेंगे तो उसके अंतिम में आया हुआ जो पद है रामगिरियाश्रमेषु, उसमें मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं, जिसमें गण होता है मगन, भगन, नगन, 2 तगन और अंतिम में 2 गुरु। अंतिम में 2 गुरु होना चाहिए, लेकिन रामगिरियाश्रमेषु में सु में उकार है, वहां लघु हो जाता है, तब वहां विकल्प से गुरु माना जाता है। इसी बात को महाकवि कालिदास के द्वारा रचित छंद शास्त्रीय ग्रंथ श्रुतबोध में भी बताया गया है कि संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रितम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। ये वर्ण को देखें हम लोग। अब मात्रा को देखते हैं। किसी भी एक ह्रस्व वर्ण के उच्चारण में जितना समय लगता है उसी को एक मात्रा कहते हैं। जब उसका दुगना लगता है तो उसको 2 मात्रा के समय के बराबर कहते हैं। तब इसमें जो अ है, ह्रस्व अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, इन सभी को एक मात्रिक वर्ण कहा जाता है, एक मात्रा वाले कहा जाता है। और आ, ह्रस्व दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, इन सभी को दीर्घ मात्रा कहा जाता है या 2 मात्रा वाले वर्ण कहा जाता है। अब देखते हैं गति को। गति अर्थात प्रवाह, लय, स्वर। जैसे किसी छंद का अगर देखें, वंशस्थ का ही देखते हैं तो इसका जो गति है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, इसका ये जो प्रवाह है, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, ये जो गति है, प्रवाह है, लय है, इसी को गति कहते हैं। आगे है यति। यति अर्थात रुकना। छंद के सस्वर पाठ में या उच्चारण में जहां जिह्वा स्वयं रुक जाए उसी को यति कहते हैं। इसी बात को, इस यति को ही छंदोमंजरी के जो लेखक हैं गंगादास, उनके द्वारा जो बताया गया है कि यति जिह्वेष्ट विश्राम स्थानम कविभिरुच्यते सा विच्छेद विरामाद्य पदैर्वाच्या निजेक्षया। इस बात को यहां बताया गया है। अर्थात जिह्वा जब अपना स्वयं उस छंद के उच्चारण में जहां रुक जाए उसी को यति कहते हैं, जिसका अन्य नाम विराम भी है, विच्छेद भी है। ऐसे जैसी इच्छा हो उसको कहा जाता है। जैसे वंशस्थ छंद को देखते हैं तो इसमें 5 वर्ण के बाद यति होती है। जैसे जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, रुके हैं यहाँ। वैसे मंदाक्रांता में 4 वर्ण के बाद, 6 वर्ण के बाद और 7 वर्ण के बाद यति होती है। तो इसको हम लोग देख चुके हैं। आगे है गण। गण दोनों छंदों में अलग अलग होता है। मात्रिक छंद में 5 गण होते हैं और वार्णिक छंद में 8 गण होते हैं। भगन, जगन, सगन, यगन, रगन, तगन, मगन और नगन, ये 8 गण इसमें होते हैं। गणों को बनाने के लिए जो व्यवस्था है, कैसे गण बनता है, इस बात को अच्छे से इसके पूर्व के वीडियो में बताया जा चुका है। अब हम लोग वंशस्थ छंद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। वंशस्थ छंद का जो लक्षण है वह है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। इसका लय है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। यह 12 वर्णों का छंद है। 4 गण होते हैं इसमें। पहले देख लेते हैं गण। पहले ये लघु गुरु करते हैं पहले। अब यहां देखिए, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, इसमें ज में, जैसा कि पहले वर्ण लघु गुरु करने के लिए बताया गया है, उसके अनुसार से ज में अ है, इसीलिए यहां लघु हुआ। तौ में औ की मात्रा इसलिए गुरु हुआ। तू में ह्रस्व उ है इसीलिए लघु हुआ। वंशस वंग अनुस्वार है इसीलिए गुरु हुआ। तालव्य स, वंशस स में आकार है, ह्रस्व वर्ण है, किंतु उसके आगे हल स है अर्थात आधा स है, इसीलिए तालव्य स में ह्रस्व अ होते हुए भी उसकी मात्रा या वो जो वर्ण है उसमें वह गुरु हो गया। आगे है थ। आधा स को तो गिनना ही नहीं है, आधा वर्ण को। थ में अ की मात्रा है, लघु हुआ। मुंह में उ ह्रस्व उ है, लघु हुआ। दी में दीर्घ ई है, गुरु हुआ। री में ह्रस्व ई है, लघु हुआ।
तम अनुस्वार है इसलिए गुरु हुआ, ज में अ है इसलिए लघु हुआ, और रव में औ की मात्रा इसलिए गुरु हुआ। अब हम लोग गण बनाते हैं तीनों को, तीन तीन का एक समूह बना लेते हैं। तो पहले हुआ लघु गुरु लघु, यह जो गण हुआ वो भजसा भज, जब एक गुरु हो तो भजसा ज बीच में आया, यहां देखिए गुरु बीच में आया अर्थात जगन। आगे है गुरु गुरु लघु, इसमें जो गण बनेगा वो एक, इसमें क्या है एक लघु है और अंतिम में लघु है, यरता तगन होगा यह। उसके बाद लघु गुरु लघु, इसमें एक गुरु है और वो बीच में है भ ज सा, ज बीच में है जगन होगा। आगे है गुरु लघु गुरु, इसमें एक लघु है और वो बीच में है यरता, र बीच में है रगन होगा। अब ये इसको हम लोग देख लिए हैं, अर्थात इसमें जगन तगन जगन रगन, ये चार गण है इसमें, क्रमशः जगन फिर तगन फिर जगन फिर रगन। और देखें तो इसके लक्षण में भी इसका गण बताया हुआ है। देखिए आप लक्षण को, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ प्रथम में ही है जतौ, जत यानी जगन तगन इसलिए जतौ, जगन तगन जतौ, तु वंशस्थमुदीरितं, अंतिम में देखिए जरौ, जगन रगन, ज से जगन र से रगन, ज जरौ, अर्थात चार गण है इसमें, जतौ जरौ, जगन तगन जगन रगन, ये चार गण है इसमें। इस वंशस्थ छंद में जो यति होती है वह 5 वर्ण के बाद होती है। चूंकि यह 12 वर्णों का छंद है, 3 वर्णों का एक गण और 4 गण है, 3 चौक 12 वर्ण इसमें हुए, जगन तगन जगन रगन, और 5 वर्ण के बाद यति होती है। यति अर्थात जहां रुकना है उच्चारण के समय। तो देख लेते हैं एक बार उच्चारण करके, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। आप गिनिए, जतौ तु वंशस 5 वर्ण हुआ, उसके बाद यति हुई, थमुदीरितं जरौ, तो यही 5 वर्ण के बाद इसमें यति होती है। पूछा जा सकता है कि वंशस्थ छंद में ये यति कितने वर्ण के बाद होती है? 5 वर्ण के बाद। अब इस छंद का एक और लक्षण कहीं कहीं प्राप्त होता है, कहीं मिलता है, किसी किसी में उसी लक्षण को ही बताया गया है। वह लक्षण है वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ, वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ। इसमें भी निकालते हैं गण। वदंती में व में आकार है तो लघु हो जाएगा, द में आकार है किंतु आगे न है इसीलिए गुरु हो जाएगा, त में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु हो जाएगा, वंग में अनुस्वार है इसीलिए गुरु हो जाएगा, तालब स में आकार है ह्रस्व किंतु उसके बाद आधा स है इसीलिए गुरु हो जाएगा, फिर थ में आकार है ह्रस्व है इसीलिए लघु हो जाएगा, वि में ह्रस्व है इसीलिए लघु हो जाएगा, लंग लम उसमें अनुस्वार है इसलिए गुरु हो जाएगा, जतौ ज में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु हो जाएगा, तौ में औ की मात्रा है इसीलिए गुरु हो जाएगा, ज में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु हो जाएगा, रव में औ की मात्रा इसलिए गुरु हो जाएगा। अब हम लोग गण बना देते हैं 3-3 का, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। अब फिर गण बनाते हैं, तो जगन तगन जगन रगन, ये बन गया। इस प्रकार से इन दोनों लक्षणों को, कोई भी लक्षण यदि परीक्षा में पूछा जाता है तो इन दोनों में से किसी लक्षण को बता सकते हैं, और इसी तरह से गण बता करके और लिखना है कि ये गण हुए, ये गुरु लघु ऐसा हुआ और ये गण बने इसमें। अब इसमें भी इस छंद के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि चारों गण जो जगन तगन जगन रगन बने हैं इसमें भी बताया गया है। वदंती वंशस्थविलम, आगे देखिए जतौ जरौ, जतौ यानी जगन तगन और जरौ यानी जगन रगन, यानी इसी में बता दिया गया है कि 4 गण होते हैं इसमें, जतौ जरौ यानी जगन तगन जगन रगन, वदंती वंशस्थविलम जतौ जरौ। एक बार इसका लय देख लेते हैं फिर से,
वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ, वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ। अब इस वंशस्थ छंद के उदाहरण को पढ़ते हैं इसी लय में, इसी छंद के अनुसार से। तो जो पाठ्यक्रम में पढ़ना है क्रियातार्जुक नियम, उसी को पढ़ते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। लक्षण देखिए, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अब हम लोग उदाहरण में भी गण बनाते हैं, देखते हैं कि सचमुच में है गण उस प्रकार का या नहीं है। तो इसमें देखिए, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालनीम, श्रियः में क्या है, तालब से आधा है और र है, और र में ई की मात्रा है, स में नहीं है, इसीलिए श्रियः में री है, वहां आधा स उसके बाद री, तो री में ह्रस्व है, इसीलिए यहाँ लघु हो जाएगा। यह में विसर्ग है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। कु में ह्रस्व उ है, इसीलिए लघु हो जाएगा। रु में दीर्घ उ है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। ना, इसीलिए इसमें आ है, दीर्घ आ है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। उसके बाद म में ह्रस्व आ है, इसीलिए लघु हो जाएगा। धी में ह्रस्व आ है, इसीलिए लघु हो जाएगा। प में ह्रस्व आ है, किंतु आगे आधा स है, इसीलिए यह ह्रस्व होते हुए भी गुरु हो जाएगा। या में ह्रस्व आ है, इसीलिए लघु हो जाएगा। पा में ह्रस्व दीर्घ आ है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। ल में ह्रस्व आ है, इसीलिए लघु हो जाएगा। नीम में दीर्घ ई है और अनुस्वार भी है, इसीलिए गुरु हो जाएगा। अब इसमें जो गण बनेगा वह 3-3 का बांट देते हैं, तो गण बना वही जो लघु गुरु हुआ, लघु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। अब गण बनाते हैं तो जगन तगन जगन रगन, उसी तरह बन गया। जतौ जरौ जगन तगन जगन रगन के अनुसार ये सेट हो गया। आगे दूसरे चरण को देखते हैं। प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, इसमें देखिए गण बनाइए। प्र में आधा प है और र में अ है, र आधा प को नहीं दिखना है, र में अ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ लघु हुआ। आधा प को नहीं देखना है, ऐसा नहीं कि प्र है, यहाँ र है, र आधा प को उसके बाद र में अ जो है ह्रस्व उसको देखना है, तो अ है इसीलिए यहाँ लघु हुआ। जा में आ है, दीर्घ आ है, इसीलिए गुरु हुआ। फिर सु में ह्रस्व उ है, इसीलिए लघु हुआ। व्री में ह्रस्व री है, यहाँ होना चाहिए लघु, किंतु आगे आधा त है। तिम आधा त पूरा त संयुक्त, तो आधा त आगे रहने के कारण व्री में री होने से ह्रस्व री रहने पर भी लघु नहीं हुआ, गुरु हो गया। व्री में गुरु हुआ। तिम में अनुस्वार है, इसीलिए गुरु हुआ। या में ह्रस्व है, इसीलिए लघु हुआ। म में ह्रस्व या अ है, इसीलिए लघु हुआ। यू में ह्रस्व उ है, किंतु आगे आधा अंगा है, आधा क है, इसीलिए यह गुरु हो गया। त में आधा अंगा और आधा क को नहीं गिनना है उसको, चूंकि उसमें स्वर ही नहीं है, स्वर को ही गिनते हैं इसमें। त में क्या है, ह्रस्व है, इसीलिए लघु हुआ। वे में ए की मात्रा, इसलिए गुरु हुआ। दी में क्या है, ह्रस्व है, इसलिए लघु हुआ। तू में ह्रस्व उ की मात्रा है, यहाँ होना चाहिए लघु, किंतु आगे आधा म है, इसलिए गुरु हुआ। अब इसका गण बनाते हैं, तो जगन तगन जगन रगन, ये गण बन गया लक्षण के अनुसार ही। तीसरे चरण को देखते हैं। सवर्णलिंगी विदितः समाययौ, इसमें गण बनाते हैं पहले।
श में अ की मात्रा है, ह्रस्व अ लघु हुआ। व में ह्रस्व अ है किंतु आगे आधा र है, वर्ण व र, जैसे कर्म बताए थे वैसे यहाँ आधा र है तो आधा र के रहने के कारण व में ह्रस्व अ रहने पर भी यहाँ गुरु हो गया। नी में ह्रस्व ई है इसीलिए लघु हुआ। ली में ह्रस्व ई की मात्रा है किंतु आगे आधा अंग है इसीलिए यहाँ गुरु हो गया। गी में दीर्घ ई है इसीलिए गुरु हुआ। वी में ह्रस्व ई है इसलिए लघु हुआ। दी में ह्रस्व ई है इसलिए लघु हुआ। तह में विसर्ग है इसलिए गुरु हुआ। स में ह्रस्व आ है इसीलिए लघु हुआ। माँ में आकार है, दीर्घ आ है इसीलिए गुरु हुआ। य में ह्रस्व आ है इसीलिए लघु हुआ। और यौ में औ की मात्रा इसीलिए गुरु हुआ। अब इसका गण बनाते हैं तो तीन का गण बनने के बाद में जो गण बना, जगन तगन जगन रगन, ये बना। अंतिम चरण को देखते हैं। युधिष्ठिरम द्वैतवने वनेचरः, इसका लघु गुरु करते हैं। यू में ह्रस्व उ की मात्रा है तो लघु हुआ। धी में ह्रस्व है किंतु आगे आधा स है इसीलिए गुरु हुआ। फिर ठ में ह्रस्व आ है इसीलिए लघु हुआ। रम में अनुस्वार है इसीलिए गुरु हुआ। द्वय तो आधा द है और व में ऐ की मात्रा है इसीलिए यहाँ ऐ की मात्रा रहने से गुरु हुआ। त में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु हुआ। व में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु हुआ। न में ए की मात्रा है इसीलिए गुरु हुआ। व में ह्रस्व अ है इसीलिए लघु हुआ। न में ए की मात्रा है इसीलिए गुरु हुआ। च में ह्रस्व अ की मात्रा है इसलिए लघु हुआ। र में विसर्ग है रह इसीलिए गुरु हुआ। अब इसका गण बनाते हैं तीन तीन का करके तो जगन तगन जगन रगन इस प्रकार से बन गया। इस वंशस्थ छंद में किरातार्जुनीयम का पूरा प्रथम सर्ग है। उसमें 46 श्लोक हैं जिसमें से 1 से 44 श्लोक तक इसी वंशस्थ छंद में ही श्लोक लिखे गए हैं। और 45वें श्लोक में उसमें किरातार्जुनीयम में पुष्पिताग्रह छंद है और 46वें में मालिनी छंद है। तो 1 से 44 तक का जो श्लोक है वह इसी वंशस्थ छंद में है। और भी कहाँ कहाँ वंशस्थ है तो अलंकृत शैली में लिखे गए 3 जो काव्य हैं जिसको बृहत्त्रयी के अंतर्गत रखा जाता है, यानी प्रथम काव्य बृहत्त्रयी का किरातार्जुनीयम जिसमें 18 सर्ग हैं, उसका जो प्रथम सर्ग है और उसका जो मंगलाचरण है वह इसी वंशस्थ छंद में ही है। दूसरा अलंकृत शैली का दूसरा महाकाव्य जो है शिशुपाल वधम, उसका भी जो मंगलाचरण है और प्रथम सर्ग में जो छंद का प्रयोग किया गया है वह भी वंशस्थ छंद ही है। तीसरा नैषधीय चरितम जिसमें 22 सर्ग है और जिसके प्रथम सर्ग में जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह वंशस्थ ही है। हम यहाँ इन तीनों बृहत्त्रयी काव्यों को देखते हैं कि तीनों में कैसे एक बहुत कॉमन एक तीनों में समान है कि तीनों के मंगलाचरण वंशस्थ छंद में है, तीनों के मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और तीनों की जो कथा है वह महाभारत से ली गई है। इतना तीनों में कॉमन है और तीनों अलंकृत शैली के काव्य हैं जिसका प्रारंभ किरातार्जुनीयम, दूसरा में शिशुपालवध जिसमें 20 सर्ग हैं और तीसरे में नैषधीय चरितम। ये 3 काव्य हैं। तीनों काव्य के प्रथम मंगलाचरण को देखते हैं एक बार छंद को पढ़ के और पुनः देखते हैं आगे। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, दूसरा इसका जो लक्षण है वदन्ति वंशस्थविलं जतौ जरौ। अब किरातार्जुनीयम के प्रथम श्लोक को देखते हैं मंगलाचरण को। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। अब हम लोग शिशुपालवधम महाकाव्य का मंगलाचरण को देखते हैं जो इसी वंशस्थ छंद में ही लिखा गया है। श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्, श्रियः पतिः श्रीमति शासितुं जगत्, जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात्
हिरण्यगर्भांगभुवं मुनिं हरिः। ये आपका शिशुपालवधम का है। इसमें भी जो गण है, जो वन छंद है, वंशस्थ है, और जो गण जगन तगन जगन रगन चारों चरणों में बना है, और पूरे प्रथम सर्ग में जो छंद का प्रयोग किया गया है यही है। अब तीसरे महाकाव्य को देखते हैं, नैषधीय चरितम को। उसका जो मंगलाचरण है वह निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथाम्, निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथाम्, निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथाम्, तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, नलः सीता छत्रिता कीर्तिमण्डलः, सराशिराशिन्महसान्महोज्ज्वलः। ये इसका है। एक बार हम लोग पूरे को बिना बीच में रुके हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद अंतम कर देंगे अंतिम इसको। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं, सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ, युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। शिशुपालवध में श्रियः पतिः श्रीमतिशासितुं जगत्, जगन्निवासः वसुदेव सद्मनि, वसन् ददर्शावतरन्तमम्बरात्, हिरण्यगर्भांगभुवं मुनिं हरिः। नैषध में निपीयस्य क्षितिरक्षिणः कथां, तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, नलः सीता छत्रिता कीर्तिमण्डलः, सराशिराशिन्महसान्महोज्ज्वलः। इस प्रकार से वंशस्थ छंद का लक्षण और उसका उदाहरण पूर्ण हुआ। इसको अच्छी से तैयारी कर लेना है, और कहाँ गण, कितने गण होते हैं, कौन कौन से गण होते हैं, कहाँ यति होती है, इन सभी को अच्छे से देख लेना है और अभ्यास कर लेना है इसका लय को, ताकि कृतार्जुनीयम आदि जो काव्य पढ़ने हैं उसमें जिस छंद का प्रयोग किया गया है वह यही छंद है, तो वहां पढ़ने में आसानी हो। तो इस छंद में आज इतना ही, आगे दूसरा देखेंगे। धन्यवाद।